नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैं इस नए वीडियो क्लास में। आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 का जो पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त है, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारा जो पार्ट है वो 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो पहले आप उसे जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। हमने इससे पहले 4 टॉपिक तो पढ़ लिया था, तो चलो आज टॉपिक नंबर 5 से शुरू करते हैं। और जो हमारा टॉपिक नंबर 5 है वो है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज भी कहते हैं। इसमें क्या, मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ कि आज दुनिया के अधिकतर देश जो है ना वो यही चाहते कि वो अपने राज्य में रहने वाले अधिकतम लोगों को लाभ दे सके, यानी अधिकतम लोगों का कल्याण कर सके, यानी कुछ ऐसी योजनाएं बनाए जिससे वहाँ के अधिकतम लोगों की संतुष्टि, यानी जो उनका मतलब कल्याण है ना, अधिकतम लोगों का कल्याण वहाँ पर हो सके। तो मैं आपको बताता हूँ, किसी भी समाज में सरकार द्वारा सभी लोगों की इच्छाओं या उनके जो अधिकतम लाभ या संतुष्टि होते हैं ना, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी एक लोग की इच्छा को पूरा करते हो तो कोई ना कोई ऐसा रह जाता है जिसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है कि हम अधिकतम लोगों को लाभ कैसे पहुँचाएं। इसी विचारधारा को अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। बाकी कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा। इस सिद्धांत की मैंने व्याख्या कर रखा है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना है, जब हम इस सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ पे 2 पक्ष हमारे सामने आता है। एक आता है आय पक्ष और दूसरा आता है व्यय पक्ष। आय पक्ष मतलब सरकार के पास कितने पैसा आ रहे हैं जिससे वो अधिकतम लोगों के जो सामाजिक संतुष्टि है ना उसको पूरा कर सकता है। व्यय पक्ष मतलब होता है कि सरकार अपने आय का कितना भाग सामाजिक कल्याण यानी समाज को संतुष्ट करने के लिए या उसको अधिकतम लाभ देने के लिए खर्च करे। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना। चलो आगे देखते हैं। तो चले इसे टेबल के माध्यम से यानी सारणी के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारणी दे रखा है, आप देख सकते हो। पहले में यूनिट है, दूसरे में कर से उत्पन्न त्याग, यानी आप देख सकते हो कि जैसे जैसे कर से उत्पन्न त्याग बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे वे से उत्पन्न जो उपयोगिता है ना वो घटती जाती है। उपयोगिता क्यों घट रही है? क्योंकि यहाँ पे जो कर है ना, कर बढ़ रहा है, लेकिन कर बढ़ने के साथ जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो जनसंख्या जब बढ़ेगी ना, तो जो सरकार पहले 5 रुपये में, यानी हम समझ लेते हैं कि यूनिट ले लेते हैं, मान लो 5 रुपये, ठीक है ना। तो जो सरकार 5 रुपये में अपने राज्य को चलाता था ना, अब जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ कि अब वो 10 रुपये में भी अपने राज्य को सही से नहीं चला पा रहा है। तो 5 रुपये में वो पहले अधिकतम लोगों की संतुष्टि पूरा कर देता था, जो कि यहाँ पे 35 है। लेकिन अब 10 रुपये भी सरकार के पास आ गए, यानी सरकार के पास टैक्स तो ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या इतना बढ़ गया ना कि पहले सरकार ने 35 लोगों की जो उपयोगिता था ना उसको पूरा किया था, लेकिन अब सरकार 30 लोगों की कर रही है। इसी प्रकार जब सरकार के पास टैक्स बढ़कर 15 है तो जनसंख्या में और वृद्धि हुई। और अब सरकार जो है ना, जो पहले 35 की कर रही थी, बाद में 30 का किया, लेकिन जब सरकार के पास 15 यूनिट कर आया ना, तो सरकार ने केवल 25 लोगों को ही सरकार उनकी उपयोगिता को संतुष्ट कर पाए। ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि जिस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हो कर से उत्पन्न त्याग बढ़ रहा है ना, उसी प्रकार व्यय से उत्पन्न उपयोगिता भी बढ़ती जा रही है। तो ये फ्री हैंडली मैंने एक टेबल बनाया है और यहाँ पे मैंने फ्री हैंडली ग्राफ भी बना दिया। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन वहाँ पर कर दूँगा। अभी हमारे पास टाइम कम है, तो चलो आगे देखते हैं। यह अधिकतम लाभ का जो सिद्धांत होता है ना, तो उसके क्या क्या मतलब सीमाएं हैं, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। इससे आप ध्यान से समझ लेना, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यह है कि सामाजिक वस्तु एवं निजी वस्तु में क्या अंतर है। तो आप सबको पता होगा कि सामाजिक वस्तु और निजी वस्तु में क्या अंतर है। अगर नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, फिर आप उसको एक्सप्लेन करके लिख के आ जाना एग्जाम में। सामाजिक वस्तु वो वस्तु होती है ना जिसका उपयोग पूरा का पूरा समाज करता है, और इसके लिए किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार का कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे मैं बता देता हूँ, तो सामाजिक वस्तु हो गया, जैसे एक पार्क ले लेते हैं। अब पार्क में जाते हो, सब जाते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब।
ऐसा नहीं कि अमीर जाए और गरीब ना जा पाए, सब जाते हैं। तो ये सामाजिक वस्तु हो गए। इसके अलावा आप सरकारी स्कूल ले लो, वहाँ पर भी किसी भी इंसान को पढ़ने की, और सरकारी हॉस्पिटल ले लो, वहाँ पर भी किसी भी इंसान को इलाज करवाने की पूर्ण रूप से छूट होती है। उसके लिए उसको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसे नहीं देना पड़ता है। तो सामाजिक वस्तु वो वस्तु होती है जिस पर पूरे के पूरे समाज का अधिकार हो, यानी जिसके लिए किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा खर्च न करना पड़े। और निजी वस्तु वो वस्तु होती है जो जिस पर किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है। जैसे मान लो मेरे पास कार है, तो वो मेरी निजी वस्तु हो गई। क्यों? क्योंकि उस पर अधिकार बस मेरा है, उस पर पूरे समाज का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके लिए पैसे मैंने दिया है। तो निजी वस्तु और सामाजिक वस्तु में अपना अंतर समझ लिया होगा। बाकी आप यहाँ पे पढ़ के और समझ लेना। और मैं आपको बता दूं कि जैसे इससे पहले पॉइंट जो हमने पढ़ाया था ना, अधिकतम सामाजिक लाभ की सीमा, इसमें मैंने थोड़ा हेडिंग गलत लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिखते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आप इसको सही कर लेना। अधिकतम सामाजिक लाभ की सीमाएं, यहाँ पे मैंने लिखा अधिकतम सामाजिक साथ की सीमाएं, नहीं ये गलत है, अधिकतम सामाजिक लाभ की सीमाएं होना चाहिए था। चलो आगे देखते हैं। आगे है लोक आगम। लोक आगम मतलब होता है पब्लिक रिवेन्यू, है ना। पब्लिक रिवेन्यू आप सबको पता होगा। रिवेन्यू मतलब होता है कि कितना आया, है ना। रिवेन्यू मतलब क्या है? कितना आया, यानी राज्य के पास कितना आया। अब दो, राज्य सरकार राज्य पर पैसे खर्च करेगी तो वो तभी करेगी ना जब उसके पास पैसे आएंगे। तो पब्लिक रिवेन्यू सरकार के पास आया गया आय का वह स्रोत होता है जो सरकार राज्य पर खर्च करता है। तो पब्लिक रिवेन्यू में हम ये देखते हैं कि सरकार के पास पैसे कहाँ से आया, कैसे आया, और सरकार ने इस पैसे को किस किस मतों से प्राप्त करके किस किस मतों पर खर्च किया, यानी कहाँ कहाँ से प्राप्त करके कहाँ कहाँ पर सरकार ने इसे खर्च किया, ठीक है ना। तो ये रिवेन्यू होता है। बाकी इस पर मैंने इसको तो एक्सप्लेन कर रखा, लेकिन आपको इतना समझने की जरूरत नहीं। आप समझ लेना पब्लिक रिवेन्यू मतलब सरकार के पास जो पैसा आता है उसको पब्लिक रिवेन्यू, और हिंदी में राजस्व या लोक वित्त कहते हैं। अब आता है सोर्स ऑफ पब्लिक रिवेन्यू, यानी जो लोक आगम है ना, वो सरकार को कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट दे रखे हैं। कर के माध्यम से आते हैं। कर मतलब टैक्स जो हम देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। फिर आता है व्यवसायी आय। व्यवसायी आय मतलब होता है कि जो भी ये फैक्ट्री चलता है किसी भी प्रकार की, तो वो भी फैक्ट्री चलाने के लिए भी सरकार को कुछ न कुछ पे करती है, ठीक है ना। तो वो भी हो गया। इसके बाद है प्रशासनिक आय। प्रशासनिक आय का मतलब आपने समझ गया होगा, जो प्रशासन से सरकार को आय प्राप्त होते हैं। और आखिरी है उपहार तथा अनुदान। यह आपको पता ही होगा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे जाते हैं ना, तो उन्हें किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई उपहार मिलता रहता है उस देश के द्वारा। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को एक उपहार दिया था। इसके अलावा जर्मनी गए थे तो जर्मनी के जो चांसलर थे उन्होंने भी उपहार दिया था। तो ये जब अलग अलग देश जाते हैं तो वहाँ पे किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई उपहार इन्हें मिलता रहता है। तो ये भी पब्लिक रिवेन्यू का ही एक सोर्स है। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पब्लिक फाइनेंस का जो बुक है, इस पर हम वीडियो नहीं बनाने वाले थे, लेकिन बच्चों ने इतने कमेंट किए कि हमें बनाना पड़ा। और जब हमने ये बुक शुरू किया, जब हमने इस बुक पर वीडियो बनाना शुरू किया, तो मैं आपको बता दूं हमारे पास 1 दिन का टाइम था पूरे के पूरे बुक को कंप्लीट करवाने के लिए। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक हो सके शेयर करें।